मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं इस शो में। तो शुरुआत होगी बीमा की मिस सेलिंग की एक खबर के साथ। कल भी हमने बीमा की मिस सेलिंग पर एक खबर की थी और आज एक फिर खबर है कि सरकार ये चाहती है कि बैंकों में जो बीमा की मिस सेलिंग हो रही है इसको रोका जाए। इस पर सुझाव मांगे गए हैं। कैसे ये मिस सेलिंग हो रही है ये हम समझेंगे। क्यों सुस्त पड़ी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार। दिसंबर के आंकड़े आए जिसमें पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है ये जानेंगे। क्यों नहीं बिक रहे सस्ते मकान। मकान बिकने के आंकड़े अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा कि मकान की बिक्री कई सालों की ऊंचाई पर है, लेकिन जब अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा सस्ते मकान तो बिक ही नहीं रहे। क्यों ऐसा हो रहा है ये समझेंगे। सरकार और आईएमएफ के बीच क्या है मतभेद। आईएमएफ और सरकार इन दोनों के बीच नए मतभेद सामने आए हैं। एक नहीं कई मुद्दों पर आए हैं, कई मोर्चे पर आए हैं। क्यों मतभेद हैं ये जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर हो गई, टूट गई पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा सरकार की तरफ से बयान आया, क्या इसके पीछे है ये जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। और शेयर बाजार पर क्या कहता है मनी 9 का सर्वे, ये आज सर्वे का हिस्सा है। सर्वे के हिस्से में आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन परिवारों की जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। कितने परिवार हैं, किन राज्यों में हैं, कितने दिन वो होल्डिंग रखते हैं उन स्टॉक्स की, ये सब कुछ जानेंगे सर्वे के हिस्से में। शुरुआत बीमा की मिस सेलिंग की खबर के साथ। बैंकों में बीमा की मिस सेलिंग रोकने के लिए सरकार ने बैंकों से सुझाव मांगा है। सरकार का मिस सेलिंग को रोकने के साथ बैंक इंश्योरेंस मॉडल को मजबूत करना भी एक मकसद है। मिस सेलिंग रोकने को लेकर बैंकों की तरफ से सुझाव के बाद सरकार बैंकों में बीमा बेचने को लेकर नियम जारी कर सकती है, जिसमें बैंकों को मिलने वाले कमीशन पर कैपिंग भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा बैंक कमीशन को लेकर सख्त डिस्क्लोजर नियम आने की भी संभावना है। सर ठीक है, नियम बनेंगे, सुझाव मांगे, लेकिन ये मिस सेलिंग होती कैसे है। बैंकों से जो बीमा बिक रहा है, बैंकों से जनरल इंश्योरेंस और जो लाइफ इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, उसमें खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में बैंकों से बिकने वाले हैं जो कॉर्पोरेट एजेंट के जरिए बीमा बेचा जाता है उसकी हिस्सेदारी प्रीमियम्स में करीब 6% है। और जनरल इंश्योरेंस जो बेचा जाता है उसमें लगभग हिस्सेदारी 14% के 15% के आसपास है, यानी इतना 16% के आसपास है। इतना बीमा बैंकों और कॉर्पोरेट एजेंट के जरिए बेचा जाता है। इस मॉडल को बैंक एश्योरेंस मॉडल कहते हैं। और इसमें अब सरकार के पास और बैंकों के पास भर भर कर शिकायतें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है बैंकों के जरिए बेचे जाने वाले बीमा को लेकर। होता दरअसल क्या है कि जब कोई व्यक्ति बैंक में अकाउंट खोलने जाता है, बैंक से कोई सेवा लेने जाता है, तो वो बैंक उसे बीमा भी बेचने की कोशिश करता है। वहाँ जो बैठे हुए कॉर्पोरेट एजेंट हैं या बैंक के कर्मचारी हैं वो उसे बीमा भी बेचते हैं। शिकायतों का जो आंकड़ा है वो लाइफ इंश्योरेंस के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के खिलाफ 81,000 शिकायतें आई जो लाइफ इंश्योरेंस में थी। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के खिलाफ करीब 43,000 शिकायतें आई। जनरल इंश्योरेंस में भी शिकायतों की संख्या काफ़ी बड़ी है। अगर प्राइवेट और सरकारी बैंकों को मिला लें तो 76,000 के आसपास शिकायतें आई हैं। और स्थिति ये बनी कि पिछले महीने वित्त मंत्रालय को बैंकों के साथ इस पर बात करनी पड़ी इन शिकायतों के बाद। और अब यह कहा गया है कि बैंकों के जरिए जो कॉर्पोरेट एजेंट्स काम कर रहे हैं, जो बैंक बीमा बेच रहे हैं, इसके लिए नए नियम बनाए जाएं। मिस सेलिंग कई तरीके की है। मिस सेलिंग में जो बीमा खरीदने वाला है उसके सही असेसमेंट ना करना, उसकी ज़रूरत को ना समझना, उसे कितने बीमा की ज़रूरत है, केवल उसे बीमा बेच देना क्योंकि वो बैंक में काम कर रहा है, बैंक के साथ डील कर रहा है तो बैंक के अकाउंट के साथ उसके बीमा को जोड़कर बेचना, ये शिकायतें आ रही हैं। और इसका समाधान अब करने की ज़रूरत है क्योंकि बैंक में बीमा में मिस सेलिंग सबसे बड़ी समस्या है भारत की, जो बार बार अलग अलग स्रोतों से उभर रही है। कल हमने आपको बताया था कि एजेंटों के मामले में भी सरकार ने एक सिफारिश की है कि जब एजेंट बीमा बेचने जा रहे हैं तो वो क्या बातचीत कर रहे हैं ये भी पता चलनी चाहिए। पिछले साल भारत में हुए G20 आयोजन को लेकर सरकार ने जिस वेबसाइट को तैयार किया था उस पर बड़ी संख्या में साइबर हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय की संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के मुताबिक वेबसाइट को हर मिनट 16 लाख साइबर हमलों का सामना करना पड़ा था। I4C के मुताबिक जब G20 कार्यक्रम पीक पर था उस समय साइबर हमले भी
बढ़ रहे थे। सर, इतनी बड़ी संख्या में साइबर अटैक कहाँ से हो रहे थे? भारत साइबर अटैक का और साइबर हमलों का गढ़ है, और अब इसमें सरकार की साइट्स, बैंकों की वेबसाइट्स और प्राइवेट लोगों के मोबाइल डेटा चोरी, ये सब कुछ है। समग्र रूप से भारत में साइबर फ्रॉड और साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। सरकार की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया कि करीब 10,319 करोड़ रुपए अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच में भारत में साइबर क्रिमिनल्स चुरा ले गए, लूट ले गए 10,000 करोड़ के आसपास लोगों के अलग अलग खातों से। ये सूचना सरकार की तरफ से दी गई। जो साइबर अटैक भारत में हुए G20 की वेबसाइट के ऊपर या बाकी वेबसाइट्स पर हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर साइबर अटैक चाइना, कंबोडिया और म्यांमार से हो रहे हैं। इन देशों से हैकर्स और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भारत के सरकार की वेबसाइट्स के ऊपर और बैंकों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं नेटवर्क से, इन्हीं के आसपास से भी जो फिशिंग की कॉल्स आ रही हैं या जो लोगों की जरूरी सूचनाएं निकाली जा रही हैं, वो भी इन हैकर्स के द्वारा किया जा रहा है। दिसंबर के दौरान देश में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार सुस्त पड़ी है। दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 54.9 पर आ गया है, जो 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। हालांकि पीएमआई का स्तर 50 के ऊपर है, लेकिन नवंबर के मुकाबले काफ़ी कम है। नवंबर के दौरान देश में मैन्युफैक्चरिंग 56 पर था और अक्टूबर में यह स्तर 55.5 का था। सर, क्यों सुस्त पड़ी ये रफ्तार? मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है और इसने ये बताया कि दिसंबर के महीने में ऑर्डर्स में कमी आई। हम लगातार इसको करीब से देख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं मनी सेंट्रल में कि जैसे ही साल की तीसरी तिमाही शुरू हुई, वैसे ही डिमांड में और मांग में कमी दिखाई देने लगी। जो मांग हमें दिखाई दे रही थी वो दिवाली के आसपास या उस मौसम में थी, और इसलिए दिसंबर के पीएमआई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डिमांड में, ऑर्डर्स में कमी आई, जो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर ये पीएमआई का आंकड़ा इसी तरह से अगले महीने के लिए भी जारी रहता है, तो साल की जो तीसरी और चौथी तिमाही है उसमें जीडीपी के आकलन बदल सकते हैं। उसमें विकास दर के आकलन और जीडीपी की ग्रोथ के आकलन में संशोधन होगा और गिरावट की संभावना है। सर, दूसरी तरफ कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग नहीं निकल रही। एफएमसीजी कंपनियों की रोशनी में देखें या और चीज़ों में भी देखें, सस्ते मकान हो, टू व्हीलर्स हो, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो मांग है, यहाँ से क्या स्थिति पता चल रही है? ये ज़्यादा चिंताजनक खबर है शुभम, क्योंकि दिसंबर और नवंबर दिसंबर के आंकड़े खरीफ की फसल आने के बाद, त्योहारी मौसम पर खरीद के बाद और खरीफ की खरीद शुरू होने के बाद आते हैं। और दिसंबर के आंकड़ों में एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से जो संकेत दिए गए, उसमें बताया गया कि खासतौर से जो जरूरी खपत के एफएमसीजी उत्पाद हैं, उनकी मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के या ग्रामीण क्षेत्रों में मांग टूटे या कमज़ोर रहने का पर्याप्त सबूत है। ये स्थिति हमने दिवाली से पहले भी ग्रामीण इलाकों की मांग के संदर्भ में देखी थी। शहरी इलाकों में हमें दिवाली के आसपास थोड़ी मांग, डिमांड आती दिखाई दी थी। तो अगर आप रूरल इकोनॉमी को देखें तो पिछली दोनों तिमाहियों में, साल की पहली और दूसरी तिमाही में मांग में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखाई दिया। एफएमसीजी कंपनियां इसे बार बार कह रही हैं और अब ऐसा लगता है कि तीसरी तिमाही भी ग्रामीण इलाकों से मांग के तौर पर सुस्ती का संकेत दे रही है। एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि जो दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आए थे, उसमें भारत में उपभोक्ता खपत की दर भी तेजी से गिरी थी। केवल 3.1% की वृद्धि दर थी उपभोक्ता खपत में, उपभोक्ता खर्च में। देश में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद सस्ते घरों की बिक्री लगातार कम हो रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2023 के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 16% कम हुई है। 2023 के दौरान 8 बड़े शहरों में 50 लाख से कम कीमत वाले सिर्फ 98,000 घर ही बिके, जबकि घरों की कुल बिक्री का आंकड़ा करीब 5% बढ़कर 3.3 लाख के करीब पहुंच गया, जो कुल बिक्री का आंकड़ा 10 साल के ऊपरी स्तर पर है। सर, नीचे से रिकवरी क्यों नहीं आ रही? ये फिर वही स्थिति बनी। हम लगातार इस पर करीब से नजर रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। उम्मीदें थी कि शायद साल की आखिरी तिमाही तक आते आते सस्ते मकानों की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब वो रिकवरी आती बिल्कुल नहीं दिखाई दी। त्योहारी मौसम भी बीत गया और सस्ते मकान, 50 लाख रुपए से ऊपर के मकान नहीं बिके। पिछले एक साल से भारत के हाउसिंग मार्केट में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से ऊपर के मकानों की बिक्री अच्छी है, बिक रहे हैं, पर उनकी संख्या बेहद सीमित है। कम संख्या में मकान बिकते हैं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी, जो अधिकांश लोगों के लिए जिन मकानों की जरूरत थी, उनकी बिक्री टूटी हुई है। और अब यह समझ में आ रहा है कि दोनों बड़े फैक्टर जिन्होंने भारत में सस्ते मकानों की बिक्री को रोक रखा है, वो पूरी तरह बाजार में स्थापित हो चुके हैं। पहला तो मकानों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और मकान उपलब्ध नहीं है, सस्ते मकान उपलब्ध नहीं जो अफोर्डेबल कहे जा सके। और दूसरा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, होम लोन की दरों में बढ़ोतरी की वजह से। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने मकान खरीदने की योजनाओं को टाल दिया है, खासतौर से मध्य वर्ग और जो निम्न मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं।
और इसका असर हमें मकानों के किराए के बाज़ार पर दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जहां ज़्यादातर अर्बन एरिया हैं वहां किराए में तेज बढ़ोतरी हुई, यानी वो लोग जो नए मकान खरीदना चाहते थे उन्हें अब किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग के मार्केट में अब एक क्वार्टर की और संभावना है, अगली क्वार्टर तक अगर बाजार में डिमांड आती नहीं दिखाई दी तो हम हाउसिंग मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट देखेंगे, खासतौर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सरकार का गेहूं स्टॉक 16 साल के निचले स्तर तक टूट सकता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि नए फसल वर्ष 2024-25 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल तक गेहूं का सरकारी स्टॉक उस स्तर तक आ जाएगा जितना स्टॉक बफर के तौर पर रखना जरूरी होता है। बफर स्टॉक के नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल तक केंद्रीय पूल में करीब 75 लाख टन गेहूं का स्टॉक होना जरूरी है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम को उम्मीद है कि इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उपज होगी, जिस वजह से निगम को अनाज भंडार भरने में मदद मिलेगी। सर, कैसे निपटेगी सरकार? ये जो उम्मीद है कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, बुआई तो वो बता नहीं रही है। बड़ा दबाव होगा इस बार एफसीआई के ऊपर, क्योंकि पिछले साल भी गेहूं की खरीद लक्ष्य से कम रही थी, स्टॉक कम था। सरकार को गेहूं का निर्यात भी पिछले साल रोकना पड़ा था और उसके बाद बाजार में भी गेहूं जारी करने की, ओपन मार्केट में सेल की प्रक्रिया भी रोकी गई थी। लेकिन ये पूरा मामला संभल नहीं रहा है और अब रिकॉर्ड स्तर तक गिरने या 16 साल के न्यूनतम स्तर पर बफर स्टॉक आने का मतलब यह है कि बाजार में तो आप ये भूल जाइए कि गेहूं की कीमतों में कोई कमी आने वाले समय में दिखाई देगी। दूसरी तरफ रबी के आंकड़े, रबी की बुआई के आंकड़े भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गेहूं की कीमतें ऊंची रहेंगी। देखना यह है कि क्या इस साल सरकार किसानों को कैसे राजी कर पाएगी गेहूं बेचने के लिए, क्योंकि पिछले साल बेहद तमाम कोशिशें हुई थी पर सरकार को पर्याप्त गेहूं नहीं मिला था। मौजूदा समर्थन मूल्य की स्थिति देखिए और बाजार में गेहूं की कीमतें देखिए तो ऐसा लगता है कि सरकार को अगले साल अनाज भंडार के लिए गेहूं की व्यवस्था करने में मुश्किल होगी और मुफ्त अनाज की स्कीम पर भी अब इसका असर दिखाई देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की रिपोर्ट आईएमएफ के अधिकारियों और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करने वाली बन गई है। पहला मतभेद भारत की ग्रोथ के अनुमान को लेकर है। आईएमएफ का मानना है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.3% रहेगी। रिजर्व बैंक कह रहा है नहीं, 6.5% रहेगी। आईएमएफ का मानना है कि भारत में निजी खपत सुस्त है। भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आईएमएफ के नियुक्त कार्यकारी निदेशक का मानना है कि निजी खपत रफ्तार पकड़ रही है। महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर आईएमएफ और भारतीय अधिकारियों के बीच मतभेद है। सर, ये मतभेद कितने पुख्ता हैं और किन किन मोर्चों पर हैं? क्या इनका नतीजा निकल सकता है? पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत सरकार और आईएमएफ के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य और वर्तमान को लेकर गहरे मतभेद उभर कर आए हैं और अब सीधे सीधे भारत सरकार आईएमएफ के आकलनों पर सवाल उठा रही है, प्रश्न उठा रही है। ग्रोथ के आंकड़ों को लेकर तो खैर असहमति और मतभेद पहले से रहा है, लेकिन ग्रोथ के आंकड़ों में बदलाव होता रहता है। दो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा मतभेद और गहरे मतभेद दिख रहे हैं। एक तो आईएमएफ ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर जैसा घोषित किया है और ये कहा है कि भारत का रिजर्व बैंक करेंसी मार्केट में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप करता है और दखल देता है और इसकी प्रतिक्रिया भी की गई है, टिप्पणी भी की गई और ये कहा गया है कि करेंसी मैनेजमेंट हर देश का अपना अधिकार होता है और करेंसी मैनेजमेंट में किसी भी बैंक की अपनी सीमाएं, वो अपना काम उस तरह से करता है। आईएमएफ का मानना है कि पूरी दुनिया में करेंसी मार्केट में दखल नहीं दिया जाना चाहिए, जो निवेशकों के हित के लिए, विदेशी निवेशकों के हित के लिए, बाजार के लिए बेहतर नहीं है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस टिप्पणी पर सरकार को एक लंबा बयान भी जारी करना पड़ा, वो है आईएमएफ की सरकार के कर्ज को लेकर या भारत के सरकारी कर्ज को लेकर। आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत में सरकार का कर्ज जीडीपी के बराबर है। यहाँ तक की तो बात आपको पता है, विस्तार से हम इस पर इकोनॉमिकम में बात भी करेंगे। लेकिन इसके साथ आईएमएफ ने यह भी कहा कि सरकार को इस कर्ज को देखते हुए अपना एक बहुत एम्बिशियस फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान बनाना चाहिए, खर्च में कटौती का और कर्ज में कमी का। इस प्लान का मतलब यह है कि भारत सरकार को, अगर भारत सरकार मौजूदा स्थिति में अपने कर्ज की कमी के प्लान को जारी रखेगी तो भारत को अपना राजकोषीय घाटा 2% पर लाने के लिए और जीडीपी के अनुपात में कर्ज को 60% की सीमा तक लाने तक 2030 आ जाएगा। आईएमएफ का कहना है कि सरकार को तत्काल तुरंत सख्ती के साथ कर्ज में और खर्च में कटौती करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी राजकोषीय घाटे को और सरकार के कर्ज को निचले स्तर पर लाया जा सके। सब माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ की इस सुझाव को और बयान को नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? क्योंकि चुनाव सामने है, बड़े खर्च होने वाले और इस बार रिकॉर्ड बोरिंग वैसे भी सरकार करने वाली है और इसलिए
कर्ज को लेकर भारत में के सरकारी कर्ज को लेकर आईएमएफ और सरकार के नज़रिए में बड़ा फर्क दिख रहा है। इस नज़रिए में फ़र्क का असर हमें आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अन्य एजेंसियों की टिप्पणियों पर भी दिखाई दे सकता है और भारत सरकार को अपने बॉन्ड्स भी अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जारी करने उन पर भी दिखाई दे सकता है। सरकार का मानना है कि जो करंट डेट का लेवल है वो सस्टेनेबल है, हम इसे धीरे धीरे कम करेंगे। आईएमएफ का कहना है इसे तत्काल कम किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद को तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ किया है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कटौती के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद उम्मीद बढ़ी थी कि सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की जाएगी। दिल्ली में 2022 के मई से पेट्रोल का भाव 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिल्कुल फिक्स है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है। तो सर फिर अब क्या माना जाए कि चुनाव से पहले कोई कटौती नहीं होगी? ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए थे उसको सरकार के मंत्री की तरफ से ही नकार दिया गया। सर पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि तेल कंपनियों से नहीं कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की जाए। इस बात की संभावना बनती दिखाई दी थी कि भारत में शायद जनवरी की शुरुआत से नए साल की शुरुआत से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होगी। सरकार की तरफ से तर्क है कि 2023 के बाद से कीमतें नहीं बढ़ी, पर कीमतें अपने सर्वोच्च स्तर पर हैं इस समय, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से देखें तो तेल मंत्री का बयान सही लगता है कि अगर पेट्रोल की कीमतें गिरी हैं तो उस हिसाब से रुपया और ज़्यादा कमजोर हुआ है, क्योंकि रुपए में लगातार गिरावट आई है। तो पेट्रोलियम कंपनियों के लिए आयातित कच्चे तेल की कीमत में या लागत में कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। अगर $80 के आसपास का $80 से नीचे का कच्चा तेल है तो रुपया भी 83 के पार पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम कंपनियों के पास पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की कोई संभावना या कोई आसार नहीं दिखाई देते। ऐसा शायद हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं वो ये कहना चाह रहे थे खुलकर। हालांकि उन्होंने यही कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों से कीमतें कम करने के लिए नहीं कहा गया है, और चूंकि चुनाव के आसपास हो सकता है सरकार इसमें कोई कमी की संभावना देखे, लेकिन फिलहाल तो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी स्तर पर स्थिर रहेंगी। और कच्चे तेल की कीमतों में जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, जो तेज उतार चढ़ाव दिख रहा है, उस पर भी शायद पेट्रोलियम कंपनियां भी आश्वस्त नहीं हैं कि किस दिशा में कीमतें आने वाले समय में जाएंगी। सर रूस के सस्ते तेल पर कोई बयान, वो भी वहां पर क्या सरकार ने अपना पक्ष रखा? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प सी खबर है। सरकार की तरफ से कहा गया, पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कहा गया कि रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी की वजह है रूस के साथ पेमेंट का इशू नहीं है। आपको पता है, हम आपको बता रहे हैं कि पिछले पूरे साल भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा था जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और $60 पर प्रति बैरल की कैपिंग की गई थी। अचानक पिछले 3-4 महीनों में 5 महीनों में रूस से होने वाला आयात गिरा है। गिरने की वजह से पहले जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि रूस ने कहा कि भारत से वो रुपए में भुगतान नहीं लेगा और भारत ने उसे रूपी में पेमेंट करने के लिए कहा था। उसके बाद कहा गया कि युआन और दिरहम में पेमेंट किया जाए। जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ उस दिन के बाद से भारत में रूस के कच्चे तेल के आयात में धीमे धीमे कमी आना शुरू हुई। पेट्रोलियम मंत्री से पूछा गया कि क्या यही वजह है, भारत रूस को पैसा नहीं दे पा रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आयात में कमी आई है? तो उनका कहना था ऐसा नहीं है, कीमतों की वजह है। तो संकेत है कि क्या शायद रूस ने भारत के लिए भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं और महंगी कर दी हैं, और ऐसी स्थिति में भारत को अब ब्रेंट या बाकी माध्यमों से जो पुराने बाजार हैं सऊदी अरब के या जो अरब का बाजार है वहाँ से कच्चा तेल खरीदने का रास्ता बेहतर समझ में आ रहा है। हालांकि अभी भारत के विदेश मंत्री मॉस्को में थे, भारत और रूस के बीच रिश्तों को लेकर बेहतर बात हुई, पर यह पहला मौका था शुभम पिछले 1 साल में जब तेल चर्चा में नहीं आया। इन चर्चाओं में तेल और भुगतान में कोई बड़ी चर्चाएं नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि कच्चे तेल के कारोबार को लेकर, आयात को लेकर भारत और रूस के बीच मामला थोड़ा तनावपूर्ण है। कुछ बेहतर स्थितियां बनती नहीं दिखाई दे रही हैं और भारतीय रिफाइनर्स ने बाकी स्रोतों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच एक अपडेट ये भी है कि लाल सागर में तनाव बढ़ने की वजह से एक तरफ भारत में इंपोर्ट की लागत बढ़ गई है, दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट भी प्रभावित होने की आशंका है। तनाव की वजह से मालवाहक जहाज सुएज नहर के रास्ते आवाजाही से परहेज कर रहे हैं, जिस वजह से भारत से यूरोप को होने वाले एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की आशंका है। एक अनुमान है कि $4 से $5 अरब का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है।
अगली खबर, अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार रात को अपनी पिछली बैठक के मुख्य अंश जारी की, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव तो कम हो रहा है, लेकिन ब्याज दरों में कटौती को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने पिछली बैठक में ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था और उसको 5.5% पे बरकरार रखा था। सर, कैसे पढ़ रहा है बाजार फेड के मिनट्स को? बाजार के लिए एक बार फिर एंटी क्लाइमेक्स आया फेड के मिनट्स ने। फेड और बाजार के बीच में एक किस्म की खींचतान और अंतर विरोध चलते रहते हैं, वो दिखाई दिया। जब फेडरल रिजर्व की बैठक हुई थी और जेरोम पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाजार बेहद उत्साहित था। उसको लग रहा था कि अब बुरे दिन बीते, ब्याज दरों की बढ़ोतरी के दिन खत्म हुए, इसी साल के मध्य तक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग की बात सुर्खियों में बड़ी बड़ी जगह लिखती गई। पर जब मिनट्स निकल कर आए तो मिनट्स में ना तो उन मिनट्स में फेडरल रिजर्व की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि ब्याज दरों में कितनी और कब कमी की जाएगी, बल्कि एक सदस्य की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों को और लंबे समय तक रुका जा सकता है, लंबा समय लगेगा ब्याज दरों को 2% तक लाने में। और इसके बाद बाजार का पूरा मिजाज बदल गया, क्योंकि बाजार मांग कर चल रहा था कि नए साल का तोहफा बस तैयार रखा हुआ है, अगली बैठक में फेडरल रिजर्व कहेगा कि ब्याज दरों में कमी की जाएगी। वैसा नहीं दिखाई दिया और इसलिए शेयर बाजार में भी गिरावट आई, बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़ोतरी हुई और अब फिर वापस बातें घूमकर वहीं पहुंच गई हैं कि ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर और लंबा चल सकता है, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर अभी सफलता सीमित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की जेब के सर्वे की। आज चर्चा है स्टॉक मार्केट पर, शेयर बाजार पर। निवेश के लिए शेयर बाजार पर, शेयरों पर, स्टॉक्स पर भारतीय परिवार कितना भरोसा करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं, कितने फीसद परिवार जो स्टॉक्स में दरअसल निवेश रखते हैं? तो देखिए, पहला आंकड़ा यह कहता है कि भारत में 9% परिवार अब ऐसे हो गए हैं जो स्टॉक्स पर भरोसा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन हाँ, 2022 की तुलना में 3 गुने से ज्यादा लोग हो गए हैं जो अब शेयर बाजार में, स्टॉक्स में, सीधे म्यूचुअल फंड के रास्ते नहीं, सीधे स्टॉक्स खरीद रहे हैं बाजार से। सर, यह आंकड़ा 3% बढ़ गया। हालांकि डीमैट अकाउंट के खाते भी इसी रफ्तार से बढ़ते हमको दिखे। ये अच्छी, खुश होने वाली बात है या चिंताजनक बात है? ये भारतीय शेयर बाजार में जो सक्रियता बढ़ रही है उसका संकेत है। 3% लोग परिवारों ने किया, हालांकि बहुत छोटा नंबर था, 9% का नंबर भी बेहद छोटा नंबर है, पर बढ़ोतरी बड़ी है। इसमें 3 गुना जो जंप हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि पिछले साल भारतीय शेयर बाजारों ने करीब 20% का रिटर्न दिया और पिछले पूरे साल भारतीय शेयर बाजार की सक्रियताओं के कारण बहुत सारे लोगों ने बाजार में अलग अलग रास्तों से, म्यूचुअल फंड को अलग छोड़ दें तो आईपीओ के जरिए निवेश किया है, सेकेंडरी मार्केट में निवेश किया है और बहुत सारे लोगों ने खतरनाक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी की है, ये बात स्पष्ट है। पर शेयर बाजार में धीमे धीमे भारतीय परिवारों के निवेश का एक हिस्सा जा रहा है, पर अभी भी ये हिस्सा बेहद छोटा है। अगला कि कौन से राज्य ऐसे हैं? ये जो 9% का तो राष्ट्रीय औसत है कि ठीक है, पूरे देश का सर्वे ये कहता है कि 9% परिवार ऐसे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो तेज हैं। देखिए, महाराष्ट्र 22% परिवार, गुजरात 22% परिवार ऐसे हैं जो लगातार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और कर्नाटक 16%। 22% का नंबर तो सर उत्साहजनक है। अगर 1/4 निवेशक लगभग परिवार ऐसे हैं लगभग जो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, यह आंकड़ा तो काफी, हाँ, ये उत्साहवर्धक। और देखिए, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में जो मध्यम आय वर्ग के और मध्यम से ऊपर आय वर्ग वाले 50,000 से ऊपर के आय वर्ग वाले जितने परिवार हैं, उसकी रोशनी में आप देखें तो उन परिवारों में 1/4 परिवार कम से कम किसी न किसी तरह से शेयर बाजार में निवेश पहुंचा रहे हैं। और अब इससे आपको एक ज्योग्राफी भी स्पष्ट होती है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेश का जो भूगोल है वो कैसे बनता है। तो उस निवेश के भूगोल में दिल्ली भी शामिल है, हालांकि दिल्ली पीछे है। दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के 3 प्रमुख राज्य उभर कर आते हैं जहां से शेयर बाजारों में अधिकांश निवेश जा रहा है, सेकेंडरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में। असम, ओडिशा, बिहार ये वो राज्य हैं जहां अभी केवल 1 या 2% परिवार, नेशनल एवरेज है 9% का। और सोचिए कि यहां तो अभी हाल इतना खराब है कि 2022 में जो 3% परिवार करते थे वहां भी उतने भी परिवार नहीं कर रहे। सर, बिहार तो बड़ा राज्य है, ओडिशा बड़ा राज्य है, यहाँ ये स्थिति क्यों? ये बेहद स्वाभाविक है। आय के स्तर भी कम है, अधिकांश आबादी फिनेंशियली इनसिक्योर है। हमारी जो फिनेंशियल सिक्योरिटी का इंडेक्स इस सर्वे में आया मनी 9 में, उसमें भी दिखाई दिया कि अधिकांश कम आय वाले परिवार इन्हीं राज्यों में है और शेयर बाजार में पहुंच और उसकी समझ भी सीमित है। तो ये आंकड़ा तो इनके आय
ये खर्च और निवेश के प्रोफाइल के हिसाब से ही दिखाई देता है। पर जो नए निवेश का भूगोल बन रहा है वो इन 3-4 राज्यों में बनता दिख रहा है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। अब सबसे अहम आंकड़ा कि ठीक है, स्टॉक्स तो आप खरीदते हैं, स्टॉक्स में भी कुछ बड़े स्टॉक्स होते हैं, मल्टी बैगर जिन्हें कहा जाता है, या लॉन्ग टर्म में अगर आप खरीदिए तो अच्छे मुनाफे बनते हैं। लेकिन शेयर खरीदकर कितने महीने होल्ड करते हैं भारतीय परिवार? देखिए आंकड़ा 12 महीने, औसत है 12 महीने, यानी कुछ तो ऐसे होंगे जो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ हफ्तों में निकल जाते होंगे। सर, ये 12 महीने का आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है? ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा इस सर्वे का है, और हम अक्सर आपको सलाह देते हुए लोग मिल जाएंगे, हम अक्सर देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आपके पास भी सूचनाएं बराबर लोग देते होंगे कि शेयर बाजार में लंबे समय का निवेश करना चाहिए। असंख्य आंकड़े आपको बताएंगे कि भारतीय शेयर बाजारों ने 6 साल में पैसा दोगुना किया, 5 साल में पैसा दोगुना किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन भारत के ऐसा लगता है जैसे कि भारत में निवेश करने वाले लोग निवेशक कम, ट्रेडर ज़्यादा हो रहे हैं, और बाजार में वो निवेश नहीं बल्कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसलिए जो औसत 12 महीने तक बाजार में रोक कर रखने की प्रवृत्ति है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। और यही शायद वो लोग भी हो सकते हैं जिनको सेबी लगातार या बाकी रेगुलेटर लगातार इस बात से रोक रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग में अधिकांश ऐसा माना जाता है कि स्टॉक ट्रेडिंग में लंबे समय में ट्रेडर को नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता है। केवल निवेशक ही, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, वही बाजार में टिके रहकर बेहतर मुनाफा कमाते हैं। तो बाजारों में निवेश से ज़्यादा ट्रेडिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है, ट्रेडिंग की रुचि बढ़ रही है। और उस ट्रेडिंग का ये नतीजा है कि अगर आपको दिख रहा है कि भारत में 9% परिवार भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो उनमें हो सकता है शुभम एक बड़ी संख्या से ट्रेड करने वालों की हो और वो अंततः फाइनली नुकसान में ही बाजार से निकलते हो, ऐसा लगता है। और ट्रेड है जिस हिसाब से ट्रेडिंग की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, और फ्यूचर ऑप्शन और बाकी जगह ट्रेड करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी जो इस सर्वे में सामने आई कि ठीक है, आप शेयर खरीदते हैं, इसकी राय कहाँ से लेते हैं? देखिए क्या कहा लोगों ने कहा कि 23% लोग ऐसे हैं जो मीडिया पर, यानी कि अखबारों में, समाचार चैनलों पर जानते हैं। दोस्त रिश्तेदार से 25%, 16% अन्य से, 27% खुद ही रिसर्च कर लेते हैं, और 8% अन्य से। तो सर, आधे से ज़्यादा लोग बल्कि ऐसे हैं, आप देखिए 25 और 23, इसमें मीडिया में सोशल मीडिया भी है। आधे लोग ऐसे हैं करीब करीब जो सिर्फ या तो दोस्त ने कह दिया ये खरीद ले, रिश्तेदार ने कह दिया, या उन्हें जो इंस्टाग्राम पे रील मिल गई या जो चैनल पे पता चल गया, अखबार में पता चल गया, उससे खरीद लेते हैं। ये आंकड़ा बताता है, इसमें प्रोफेशनल्स या जो आपको सही सलाहकार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो नहीं है लोगों ने, और उन एडवाइस नहीं ली है, ये बताता है। खुद रिसर्च अपने आप में एक दोनों तरफ से है। हो सकता है लोग बेहतर रिसर्च करके अपने आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, ये भी संभव है, लेकिन दोस्त रिश्तेदारों की सलाह पर और सुनी सुनाई सोशल मीडिया और बाकी जगह की सलाह पर खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस आंकड़े से हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग की साइट की सलाह लेते हैं, यानी उन्हें बाजार में ट्रेड कैसे करना है, उन्हें बाजार में कौन सा स्टॉक ऐसा खरीद लेना है जो तत्काल उनके पैसे 2 गुने हो जाएं, 3 गुने हो जाएं, जो बताने वाली सूचनाएं आती, वहां तक लोग ज़्यादा केंद्रित हैं। और इसलिए यहाँ से हमें यह भी नसीहत मिली कि शेयर बाजार में निवेश के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक ज़बरदस्त एपेटाइट हो, रिस्क सहने की क्षमता हो और बेहतर जानकारी हो, तो आप शेयर बाजार में निवेश करें। नहीं तो म्यूचुअल फंड के सहारे उतना ही और अच्छा रिटर्न और सुरक्षित रिटर्न भी पाया जा सकता है। आमतौर पर अगर इस साल आप देखें तो भारतीय शेयर बाजारों ने जितना रिटर्न दिया, लगभग उतना ही रिटर्न म्यूचुअल फंड्स ने दिया, बल्कि ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दिया। और अगर आपके पास अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीमें और प्लान सही होता, पोर्टफोलियो होता, तो आप कहीं ना कहीं औसतन शेयर बाजार के रिटर्न को बीट कर रहे होते म्यूचुअल फंड की मदद से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको बाकी एसेट क्लास के रिटर्न भी जोड़कर उपलब्ध करा सकते हैं अलग अलग हाइब्रिड फंड्स के जरिए। तो नसीहत ये थी कि शेयर बाजार में के बारे में अगर जानते नहीं तो वहां से बचें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें और बेहतर रिटर्न हासिल करें। अगला आंकड़ा जो सर्वे से पता चला वो ये कि अगले 6 महीने में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां के परिवार शेयर खरीदना चाहते हैं। बहुत चौंकाने वाले नंबर नहीं है। महाराष्ट्र जो पहले से आगे है, दिल्ली जो पहले से आगे है, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर, इसमें आपको चौंकाने वाली एंट्री लगती है? हाँ, उत्तर प्रदेश में एंट्री लगती है, और इसमें लगता है उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से जो एनसीआर के इलाके के हिस्से हैं, वहां से लोगों ने, और हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आसपास देखते हैं कि यहाँ से लोगों ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश शुरू किया है। लेकिन ये आंकड़ा जो मौजूदा भूगोल है भारत में निवेश का, उसके आसपास ही दिखाई देता है। चलिए, तो ये था हमारा सर्वे का स्टॉक अध्याय। कितनी रोचक, कितनी नई जानकारी आपके सामने आई। हम अभी सर्वे को और टटोल रहे हैं और बता रहे हैं, और हर दिन आपके लिए एक ऐसी ही खास जानकारी लेकर
आएंगे। कल का मनी सेंट्रल मत देखना भूलिएगा, कल के मनी सेंट्रल में बात करेंगे कर्ज की। कर्ज पे इस समय चारों ओर हल्ला है, सरकार में भी, बैंकों में भी, आरबीआई में भी लोन बेचे जाने की खबरें आने लगी। कल हमने आपको बताई थी कि एनपीए बेचे जाने लगे। तो ये इस बाजार में दरअसल हुआ क्या पिछले साल, ये तो अब उसके हमें नतीजे दिख रहे हैं ना, कि बैंक लोन बेच रहे हैं, एनपीए बेच रहे हैं। बटे कैसे थे, किसने लिए थे, कौन से लोन लिए थे, कौन से राज्यों में लिए थे, आगे कौन लोग लोन लेने की सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कल। तो कल आप मनी सेंट्रल देखना ना भूलें। चलते चलते आपको कुछ झटपट खबरें और बता देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार आईटी एक्ट में बदलाव कर सकती है। बदलाव के बाद सरकार के रेगुलेशन के दायरे में एआई कंपनियों के साथ जनरेटिव एआई मॉडल भी जाएंगे। आईटी एक्ट में बदलाव को लेकर सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से जल्द जारी हो सकती है। जीवन बीमा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनियों का ज्यादा ध्यान अब टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है। जीवन बीमा के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान छोटे शहरों में बीमा कंपनियों का विस्तार बढ़ा है। कारोबार में विस्तार के लिए कई कंपनियों ने छोटे शहरों में अपने दफ्तर खोले और विस्तार वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले करीब 3.5% बढ़ा है। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान टियर 2 शहरों में जीवन बीमा कंपनियों के 1267 दफ्तर थे, जो 22-23 में बढ़कर 1311 हो गए। लगभग इसी तरह की ग्रोथ टियर 3 शहरों में भी देखने को मिली है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की तरफ से 2023 में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों पर जुर्माना लगाने में 39% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 के दौरान एयरलाइंस कंपनियों पर 2.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। बहुत बड़ा नहीं है, फीसद में बड़ा दिख रहा है। 2022 में यह आंकड़ा 1,97,00,000 रुपए का था। 2023 में नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया और स्पाइसजेट पर लगाया गया है। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के ग्राहक उसकी सेवाएं छोड़ने लगे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के मुताबिक अक्टूबर के दौरान एयरटेल के 12 लाख एक्टिव यूजर्स ने कंपनी को छोड़ दिया। अन्य कंपनियों के मुकाबले एयरटेल की सेवाएं महंगी हैं, जिस वजह से कंपनियों के एंट्री स्तर के मोबाइल पैक इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों ने कंपनी की सेवाएं छोड़ी हैं, ऐसे बाजार के जानकारों का मानना है। दूसरी तरफ अक्टूबर के दौरान जियो ने अपने साथ 18 लाख से ज़्यादा ग्राहक जोड़े, यानी कि एयरटेल छोड़ा, जियो को ज्वाइन किया। वोडाफोन आइडिया अक्टूबर में 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं। यहाँ कहानी नई नहीं है, वही पुरानी है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एक महत्वपूर्ण जानकारी इसे कि हमने काफ़ी चर्निंग देखी है पिछले एक महीने के दौरान भारत के टेलीकॉम बाजार में। एक तो कई सारे मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी कैंसिल हुए, सिम भी बंद हुए, जिसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एंट्री लेवल ग्राहकों के लिए अब एयरटेल की सेवा महंगी पड़ रही है और इसलिए हम एक नया शिफ्ट देख रहे हैं दूसरी तरफ। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय बैंकों पर अब पूंजी जुटाने का दबाव दिख रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की 2 दिन में 2 खबरें आई। एक खबर कल आई जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदेश से कर्ज लेने जा रहा है, और एक खबर आज आई कि 5,000 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड जारी करने वाला है। और आपको पता है 81 बॉन्ड किस रेट पर जारी होंगे? 8.25% की दर पर। यानी बैंक इतना महंगा कर्ज जुटा रहे हैं पूंजी को, बेस को मजबूत करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने रिस्क वेटेज रेशियो बदल दिए हैं, पर्सनल लोन के नियम बदल दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से या बजट से अब बैंकों को कोई पूंजी नहीं मिलती। स्टेट बैंक ने 81 बॉन्ड की तरफ जाकर इस साल के 81 बॉन्ड का उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया। अभी आने वाले समय में कुछ और बैंक्स भी शायद बाजार से महंगा कर्ज लेते दिखाई देंगे, जो इस बात का संकेत रहेगा कि उनकी बैलेंस शीट पर दबाव होगा और शायद आने वाले समय में ब्याज दरों को कम करने में उन्हें मुश्किल होगी। शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधिला